गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो पढ़े थे लेक्चर नंबर 3 में जो हम लोग पढ़े थे रिएक्शन मैकेनिज्म के, वहाँ पे हम लोग ये पढ़ चुके थे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो पहला हम लोग पढ़े थे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा पढ़े थे हम लोग क्या चार्ज, तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग अगर बात करें सॉल्वेंट का, तो अगर यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग क्या लेते हैं, 2 डिफरेंट सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं हम लोग कोई एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, उसको एक किस में लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिए, और उसी न्यूक्लियोफाइल को किस में लिए, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में लिए। तो जानते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो मान लेते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल, उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। जिसमें वहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा तो उसको क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चारों तरफ से घेर लेगा, उसको सराउंड कर देगा। ठीक है ना। तो उसकी न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, क्योंकि जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल में भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। इसलिए वह उसको सराउंड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। तो पहला केस हम लोग ये लिए थे। सेकेंड केस क्या लिए थे कि अगर मान लेते हैं कि सॉल्वेंट सेम हो जाए, न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट हो जाए। सॉल्वेंट सेम हो जाए, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो सॉल्वेंट सेम का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पहला केस में क्या लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, दोनों को चारों तरफ से घेर लेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, जो हम लोग 2 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लिए हैं उसका हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, दोनों को चारों तरफ से घेर लेगा। अब हम ये मानते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या है, छोटा है, एक न्यूक्लियोफाइल साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है ना। तो जो छोटे साइज वाला न्यूक्लियोफाइल होगा उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। अगर उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, मतलब सॉल्वेशन भी ज्यादा होगा वहां पे। और सॉल्वेशन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको बहुत ज्यादा सराउंड कर देगा। ठीक है ना। तो वहां पे क्या बनता था, थिक सेल बनता था, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अब आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या है, बड़ा है, तो उसको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उतना ज्यादा सराउंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन कम हो जाएगा, सॉल्वेशन कम हो जाएगा, तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है कंपैरेटिवली जो छोटे न्यूक्लियोफाइल हैं जिनका साइज छोटा है। ठीक है ना। तो थर्ड केस क्या पढ़े थे उसमें कि अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले ले, क्या ले हम लोग, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा कि वहां भी निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल में निगेटिव चार्ज, तो मतलब वहां पे कोई सॉल्वेशन नहीं होगा। जब सॉल्वेशन नहीं होगा तो फिर वहां पे क्या होगा, तो जो निगेटिव चार्ज है ना, वो निगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, मतलब उस पर डिपेंड करेगा, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि किसके पास में ज्यादा चार्ज डेंसिटी है या किसके पास में कम चार्ज डेंसिटी है। तो जिसके पास में ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, और जिसके पास में चार्ज डेंसिटी कम होगा तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? यहां तक हम लोग अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है, ठीक है ना, वो साइज ऑफ द साइड ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द साइड ग्रुप। साइज ऑफ द साइड ग्रुप, साइड ग्रुप का जो साइज है ना उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम सिंपल यहां पे बोल सकते हैं कि एस्टेरिक हिंड्रेंस का बात कर सकते हैं हम लोग। इसे हम लोग सिंपल से भाषा में बोलते हैं एस्टेरिक क्राउडिंग। क्या? एस्टेरिक क्राउडिंग। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि जिस न्यूक्लियोफाइल के साइड ग्रुप का साइज बड़ा होगा, ठीक है ना, साइड ग्रुप का साइज क्या होगा, बड़ा होगा ना,
तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस आ जाता है, क्राउडिंग आ जाता है। तो हिंड्रेंस की वजह से, क्राउडिंग की वजह से वहां पर रिपल्सन होने लगता है मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो दूर भागता है, जिसकी वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट नहीं कर पाता है। हम लोग एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH2 O पे यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक। और यहाँ पे हमने लिया सेकेंड CH3 CH पर CH3O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। तीसरा लेते हैं हम लोग यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे क्या है, O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है तीनों में कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि O पे निगेटिव चार्ज है, सब पे क्या है, सेम एटम है, तो मतलब ये सब के सब सेम एटम है, तो ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे अपना डोनेट कर सकता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल का जो ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये डोनर एटम्स है, तो इसके साथ में ये जुड़ा हुआ क्या है, ये साइड ग्रुप है, ये भी क्या है, साइड ग्रुप है, और ये भी क्या है, साइड ग्रुप है। तो यहाँ पे साइज किसका बड़ा है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, साइज ऑफ द साइड ग्रुप, तो साइज ऑफ द साइड ग्रुप यही ना है, तो जिसका साइज ऑफ द साइड ग्रुप बड़ा होगा, ठीक है ना, साइज ऑफ द साइड ग्रुप अगर बड़ा होगा, अगर यहाँ पे साइज ऑफ द साइड ग्रुप बड़ा होगा, तो जिसको ये इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है वो छोटा एटम तो होगा नहीं, वो H+ तो होगा नहीं, H+ का साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा एटम वही है, तो जाहिर सी बात है कि वो H+ के कंपेयर में बड़ा ही एटम होगा, कार्बन ले लो या कोई भी दूसरा एटम ले लो। तो जब वो ये ऑक्सीजन जो निगेटिव चार्ज है, ये जब इलेक्ट्रॉन देने जाएगा किसी कार्बन एटम को, तो वो उसका साइज क्या है, H से कंपेयर में ज्यादा है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्योंकि अगर यहाँ पे इसका अगर साइज बड़ा होगा साइड ग्रुप का, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे ये आया किसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इस कार्बन को रिपेल करेगा, यहाँ पे जो कार्बन होगा ना उसको रिपेल करेगा, ये तो और ज्यादा रिपेल करेगा। कोई दिक्कत यहां तक, टकराएगा ना, क्राउडिंग मतलब क्या है, इससे टकराना, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये टकराएगा इसके साथ में, रिपल्सन बोल सकते हैं इसको हम लोग। मतलब यहाँ पे हमें सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि क्राउडिंग कर रहा है, मतलब यहाँ पे टकरा रहा है, तो इसको यहाँ से ये क्या करेगा, भगा देगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जब ये यहाँ से जब साइज बड़ा होने का इसको जब भगा देगा यहाँ से, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगा। अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर का बात करें, किसका बात करें हम लोग, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। और मैं यहीं पे हम लोग बात करें क्या, बेसिक स्ट्रेंथ का, किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ में किसको देना होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को देना पड़ता है, और H+ साइज क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग फील नहीं करता है। लेकिन अगर H+ के अलावा कोई दूसरा एटम होगा, तो वहां पे वो स्टेरिक क्राउडिंग फील करेगा और वहां पे रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल का कम हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ में देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखेंगे तो किसका ज्यादा होगा, हम लोग पढ़े थे बेसिक स्ट्रेंथ में कि यहाँ पे ये +I शो कर रहा है, ये भी +I शो कर रहा है, और ये भी +I शो कर रहा है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 1 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो हम लोग बोल सकते हैं, मतलब सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि जिस एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा ना, उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। अगर बेसिक स्ट्रेंथ का हम लोग बात करें तो ठीक है ना। अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का बात करें तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा हो जाए। दो उदाहरण से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे और एग्जांपल ले रहे हैं।
क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिए, पिरिडीन, ठीक है। अब यहाँ पे तुमसे पूछा कि बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होगा, ठीक। दूसरा पूछा आपसे, बताओ यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, तो बताओ। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब वहां पे हम लोग स्टेरिक क्राउडिंग चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यही ना, एन बोला ना, एन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जब ये डोनेट करने के लिए जाएगा तो ये सब इतना बड़ा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, देख रहे हो ना। तो क्या बोलते हैं हम लोग, बल्कि ग्रुप, क्या बोलते हैं हम लोग, बल्कि ग्रुप, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, बल्कि ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग होगा। तो यहाँ पे ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, ठीक है ना। तो जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा वहां पे उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, क्योंकि वो H+ के अलावा किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देता है। तो H+ के कंपेयर में जिस एटम को वो दे रहा है तो उसका साइज क्या होगा, H+ के कंपेयर में ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग स्टेरिक हिंड्रेंस फिल करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जिस न्यूक्लियोफाइल के पास में साइड ग्रुप का साइज बड़ा होगा, जिस न्यूक्लियोफाइल के पास में साइड ग्रुप का साइज बड़ा होगा ना, वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग चेक करेंगे और वहां पे उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बात करें बेसिक क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, 2 का ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहां तक, क्यों कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, H+ को देगा, जाहिर सी बात है। तो ये अगर H+ को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो H+ साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा होता है तो उसको कोई हिंड्रेंस फील नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे इसका ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3-3 प्लस और 3-3 प्लस, 6+ I ग्रुप का इफेक्ट लग रहा है। 6+ I मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये सब के सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो वो H+ को आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। क्यों, हम लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द +I +M +H, यही सब होता है ना, ठीक है ना। तो कहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, एसिड बेस में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द +I ग्रुप या +M या +H। कहने का मतलब क्या है कि अगर जितना +I ग्रुप लगा होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि +I से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जिस एटम पे निगेटिव चार्ज या लोन पे इलेक्ट्रॉन है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्लियर है। इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और एक चीज और, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ध्यान रखना ये सब चीज, क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एटम जो है ना उस निगेटिव चार्ज को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखेगा, मतलब उसको आसानी से जाने नहीं देगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरा हम लोग ये भी देखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा साइज पे भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ एन एटम। जिस एटम का साइज बड़ा होगा, जिस एटम में क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, जिस एटम का साइज बड़ा होगा ना, तो उस एटम पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगा,
कि हम लोग पढ़े थे कि चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। जिसका साइज ज्यादा उसका चार्ज डेंसिटी कम, और चार्ज डेंसिटी कम इसका मतलब बेसिक एक्शन भी कम। तो दिक्कत है यहां तक। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ, या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइज। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइज लिख सकते हैं हम। जिसका साइज ज्यादा चार्ज डेंसिटी कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। ये सब लोग पढ़ते कहां पे, एसिड बेस में पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दिया इस चीज को, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को कि अगर बल्कि ग्रुप का साइज बढ़ेगा, हम लोग बोल सकते हैं कि साइड ग्रुप का साइज अगर बढ़ेगा तो वहां पे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन उसका बेसिक एक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्कत नहीं होगी पूरे रिएक्शन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। कोई टॉपिक तो है नहीं, बस सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो बहुत काम का है, ठीक है ना। बॉन्ड कैसे बनता है वो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन दिया, वो एक्सेप्ट किया, तो कैसे चार्ज आएगा, कैसे बॉन्ड बनेगा, वो सब बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो मान लेते हैं, मैं देखे थे कि इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, या तो क्या होता है उसके पास में एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, या तो उसके पास में क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूँ वो पहले ले रहा हूँ ई पॉजिटिव, ठीक है ना। और एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे क्या है, एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक। और यहाँ पे जो मैं न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, एनयू पे निगेटिव चार्ज, यहाँ भी क्या है, एनयू पे निगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। दूसरा यहाँ पे केस क्या बन सकता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल मैंने यहाँ पे सेम रखा, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर दूं, डिफरेंट कर दूं, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ भी क्या आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ई पे पॉजिटिव, और ई पे क्या होगा, एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखिए ध्यान से यहाँ पे जो है ई पे पॉजिटिव चार्ज है, हम जानते हैं H प्लस या CH3 प्लस, इसके पास में क्या होता है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और NU पे यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक। याद है बताए थे हेटेरोलिसिस प्रोसेस, तो उसमें क्या हुआ था कि AB जो थे एटम, तो वहां पे हम लोग ये माने थे कि B का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो वहां पे क्या किया, B ने क्या किया, अपना तो इलेक्ट्रॉन लिया ही, साथ में A वाले का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया था वो, तो क्या बन गया था, B पे निगेटिव चार्ज। तो B पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो अपना खुद का है और एक किसका है, A वाले का है, मतलब खुद का वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे तो ऐसे समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो इसका खुद का है और ये किसी और का है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो किसी और का है वो क्या करता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, डोनेट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे भी क्या बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल सा ENU, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ENU। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो निगेटिव चार्ज था, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या था, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव, दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसी और का इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आया है, निगेटिव चार्ज। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या किया है कि जो किसी और का लिया था इलेक्ट्रॉन ना, वो इसको दे दिया, इसको दे दिया मतलब निगेटिव इसको दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लियर है, और पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे क्या था, निगेटिव चार्ज, दोनों क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ पे क्या बना, E, और यहाँ पे क्या बना, NU, और दोनों क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, सिंपल। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है
ये तो न्यूट्रल है, इसके पास में कोई चार्ज तो प्रेजेंट है नहीं। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का था निगेटिव चार्ज, वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर है। बट यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है आपका, कोई निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, यहाँ पे क्या है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से इस चीज को, कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बन गया, NU। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पे क्या, E एक इलेक्ट्रॉन दिया, साथ में क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, किसी दूसरे का दिया है। और यहाँ पे क्या बचा, NU पे डॉट। अभी दोनों बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब ये जो NU पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली किसका है, अपना खुद का है वो। क्लियर है यहाँ तक। इसे H2O तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है ना। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो ये अपना किया, मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे है, दोनों क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। देखिए यहाँ पे कैसे, E, ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया, डॉट प्लस NU, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दिया है इसको। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NU, और NU पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है चीज को। तो यहाँ पे वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक, और इसको अपने खुद का देना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो था पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये तो पॉजिटिव क्या हो गया, इस पे ट्रांसफर हो गया। क्लियर है। जब ये अपना इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, जब ये अपना इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन दिया तो। लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये न्यूक्लियोफाइल जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइज नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है ना। तो ये सीधे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि E पे निगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब प्लस NU, ठीक है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अब पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड बनाया था, क्या बन जाएगा यहाँ पे, NU, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल कि से ये निगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी और का है तो इसको दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा, ठीक है ना, तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E डॉट एंड NU डॉट, दोनों बॉन्ड बनाया, क्या बन गया, ENU, शेयरिंग कर लिया ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह यहाँ भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे क्या रह गया, निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। और ये जो निगेटिव चार्ज, बाबू ध्यान रखना है कि निगेटिव चार्ज विथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है, अनशेयर्ड वाला नहीं है। यहाँ पे चेक करो, अब NU पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो खुद का है, तो ये जब भी देगा तो खुद पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जब भी इलेक्ट्रॉन देगा खुद पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो ध्यान से यहाँ पे, तब इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रलाइज। तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं कुछ इस पे एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ध्यान से आप। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं क्या, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज प्लस OH पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, AlCl3 प्लस Cl पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक।
हम यहाँ पे क्या लेते हैं, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए हम लोग, AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, क्या सिंपल है, हम लोग ऐसे और आसान ले लेते हैं क्या, Br2। ठीक है, जो दांत यहाँ पे क्या बनेगा, जो दांत यहाँ पे, ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एरो दिखाना होता है, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, सब बॉन्ड बना देते हैं वहां पे, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे बॉन्ड बना था, कैसे चार्ज आया वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत जरूरी है। जो दांत यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव क्या है, अनशेयर्ड वाला है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी और का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन दिया है ये। ठीक है ना, किसी और का लिया हुआ इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे एक डॉट आया होगा, और यहाँ पे क्या होगा, OH डॉट, दोनों मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड, OH आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं है जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बन जाएगा, AlCl3, यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे क्या बन गया, Cl। जो ध्यान से यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक? और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, किसी कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो निगेटिव चार्ज वाला होगा ना, उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ध्यान रखना है। निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसको, ये तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है, जो खुद का ये तो खुद का इलेक्ट्रॉन है इसका, तो ये जब देगा तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया, इसके ऊपर पहुंच गया। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है ना, तो ये खुद का दिया, जब खुद का देगा तो वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आ गया, OH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो ध्यान से यहाँ पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट किया, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट करेगा, ठीक है ना, तो कैसे डोनेट किया समझ में आया ना, कि पहले ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या कर लिया आपस में, शेयरिंग। तो दिक्कत है यहाँ तक? मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि CH3 CH2, एक इलेक्ट्रॉन आ गया दिया तो, और यहाँ पे क्या आ गया, OH2, एक इलेक्ट्रॉन बचा, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, दोनों शेयरिंग कर लिया, वो बन गया। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, समझाने के लिए समझ सकते हो कि इस तरह से कुछ हुआ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, Br पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तीन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस पे निगेटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अरे बात समझ में, इस पे निगेटिव था, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, AlCl3, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और Br, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकता है, बट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सिंपल कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिंपल ऐसा लिख देते हैं, AlCl4 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ध्यान से यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं क्या, CH3 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, OH निगेटिव ले रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, H2O ले रहे हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, आपको बताना है। पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज विथ
अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सीधे क्या करना है, बॉन्ड बना देना है, कोई चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 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 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसका मतलब क्या, इसका पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल ऐसे समझना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ पे 2H है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग ये सब कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में जो बात करने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, ठीक है ना, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, ये सब हम बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये सब क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन होता है ना, उस समय ये बनता है, लेकिन ये बहुत ही कम स्टेबल होता है और ये तुरंत क्या करता है, फिर वापस रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत कम समय के लिए ये सब बनता है, ठीक है ना। अब जो बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इंटरमीडिएट मतलब क्या बोलते हैं कि रिएक्शन के बीच में बनता है ये सब, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के बीच में बनता है, बहुत कम समय के लिए बनता है और फिर वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्या, कार्बोकेटायन। क्या, कार्बोकेटायन। नाम से स्पष्ट है, कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। C पॉजिटिव, यहाँ पे R R R, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं, CH3 पे पॉजिटिव, CH3 पे पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये सब रिएक्शन के दौरान बनता है और फिर वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत कम समय के लिए बनता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो कार्बन है, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 3 बॉन्ड। इसे बोलते हैं क्या हम लोग, कार्बोकेटायन। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इसका फीचर्स हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या ये 3 बॉन्ड पेयर है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इससे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6। मतलब क्या बोल सकते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन का स्पेसीज है। और यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 8 होना चाहिए, 6 है, 2 की कमी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या है, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये लुईस एसिड भी होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ये। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप क्या होगा यहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल प्लेनर है, 1 2 3, मतलब ये तीनों क्या होगा, प्लेन में होगा। और sp2 है, मतलब यहाँ पे 2 p यूज हो चुका है, मतलब 1 p बचा होगा, जो कि क्या होगा, इस sp2 प्लेनर के परपेंडिकुलर होगा, क्या, p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू sp2 प्लेन। sp2 प्लेन का क्या होगा, वो एक p क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ये जो p ऑर्बिटल है ना, ये क्या होगा,
मतलब इसको बोलते हैं क्या, वैकेंट, VACANT। ये क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, खाली होगा, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और भी लिख सकते हैं फीचर्स, देखिए कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, ये डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? sp2 है, ठीक है ना, मतलब इसका शेप ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये HCH और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यही क्या होगा इसका, p एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या होगा बेसिकली pz, क्या होगा ये pz, ठीक है। मतलब ये क्या है, कार्बन है, ये जो p होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से यहाँ पे इस तरह से। कोई दिक्कत यहाँ तक? या इसको ऐसे प्लेन मानते हैं तो इस पे क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये प्लेन है तो इस तरह से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। मतलब इसका p ऑर्बिटल में क्या होता है, दो लोब होते हैं, एक ऊपर एक क्या होता है नीचे। तो जो भी यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो भी यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो ऊपर से भी आके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और नीचे से भी आकर दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे कितने बनेंगे प्रोडक्ट, दो बनेंगे, ठीक है ना। अगर मान लेते कि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन प्रोडक्ट बनने के बाद अगर ये कायरल सेंटर पाया जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे, दो प्रोडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कायरल सेंटर होगा, वन कायरल सेंटर मतलब दो प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, अगर मान लेते कि इस कार्बन पे जो तीनों के तीनों ग्रुप है वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, ये R1, ये R2, ये R3 मान लेते हैं, ठीक है ना। जो चौथा ग्रुप आ रहा है वो भी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन एटम पे चार ग्रुप डिफरेंट हो गया, sp3 हो गया वो। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे दो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, यहाँ पे क्लियर है, वहां पे दो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेगा हमको वहां पे। एक कार्बन सेंटर मतलब कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स, दो, ठीक है ना। कंपाउंड हैविंग ओनली वन कार्बन सेंटर कैन हैव टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसका मतलब क्या यहाँ पे मिलेगा, हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक क्या मिलेगा R, दूसरा क्या मिलेगा S। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये कैसे बनता है कार्बोकेटायन, उसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे तो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। किससे बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। देखिए ध्यान से यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि CH3 CH2 और यहाँ पे एक ग्रुप लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं हम लोग, लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो ये जो लिविंग ग्रुप है ना, बताता हूँ लिविंग ग्रुप क्या, लिविंग ग्रुप में सिंपल जो निकलने वाला ग्रुप हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप रहता है, एक ऐसा एटम होता है या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है जो यहाँ पे वो आसानी से लिव कर सकता है। दे ध्यान से, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको किस में लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। किस में लेते हैं हम लोग इसको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दे ध्यान से हम लोग पढ़े थे हेट्रोलिसिस प्रोसेस मोस्ट सपोर्टेड इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, याद है। हेट्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है ना वो ज्यादा किस में होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, क्योंकि वहां पे जब ब्रेक हेट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, एक क्या बनता है, केटायन, या क्या बनता है, एनायन, ठीक है ना। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पास में दोनों निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है ना। तो क्या करता है वो, केटायन को भी सराउंड करता है और एनायन को भी सराउंड करता है। इसलिए हम लोग बोले थे वहां पे कि वहां से दोनों केस में क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हुआ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये जो होगा ना वो आसानी से ब्रेक कर सकता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? देखिए ध्यान से यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप लेके यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप ध्यान रखना है कि हमेशा वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब यहाँ पे सिंपल में क्या बोल सकते हैं, हेट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है। और हेट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि एक ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ही बाहर निकलता है, ठीक है ना, जिससे बनता है क्या, केटायन एंड एनायन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 और CH2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन गया,
Lg पे निगेटिव चार्ज, यही ना, ये निगेटिव क्या है, निगेटिव चार्ज मीन्स अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, तो यही बना के आपका कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हम लोग कार्बोकैटायन के बारे में जस्ट पढ़ लिए कि ये कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, लुईस एसिड होता है। इसके पास में क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोकैटायन के पास में 3 बॉन्ड पेयर होता है। मतलब कहने मतलब क्या है, कार्बोकैटायन के पास मतलब क्या कि कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 बॉन्ड चेक करना है। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे जुड़ा हुआ हमें क्या चेक करना है, 3 बॉन्ड। तो 2 H और 1 CH3, 3 बॉन्ड पेयर हो गया। 0 लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, sp2 होता है, प्लेनर शेप होता है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर होगा। एक p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, sp2 प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, और उस p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वहां पे, उस p एटॉमिक ऑर्बिटल के पास में क्या है, 2 लोब है। तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पे कौन अटैक करने के लिए आएगा, जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। इलेक्ट्रोफाइल है तो ये किसको चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होगा ये, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होगा तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लिविंग ग्रुप के बारे में। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सोचिए कि लिविंग ग्रुप लिव कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप लिव कर रहा है। हम सपोज करते हैं कि हम लोग अपने जीवन में, ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, हम लोग जब छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप का अपना हाथ हम छोड़ते नहीं है, पकड़े रहते हैं जब तक कि हम अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग अपने आप को स्टेबल फील करने लगते हैं कि नहीं अब हम माँ बाप के बिना, मतलब उनसे पैसा लिए बिना हम लोग अब जी सकते हैं, अब हमें उनसे पैसा लेने की जरूरत अभी नहीं है। मतलब अपने आप को तुम क्या समझी उस चीज, उस कंडीशन में अपने आप को हम ये समझे कि अब हम लोग स्टेबल हो चुके हैं, पैसा कमाने लगे हैं, अब हम स्टेबल हो चुके हैं, तो अब हम लोग अपने माँ बाप का हाथ छोड़ सकते हैं। क्लियर है, लेकिन जब तक आप स्टेबल नहीं थे तब तक क्या आप माँ बाप का हाथ पकड़े हुए थे, उनसे पैसे ले रहे थे, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। जब आप कमाना स्टार्ट किए, स्टेबल हो गए, तब वहां पे आपने क्या किया, माँ बाप का हाथ छोड़ दिया। क्या क्लियर है यहां तक, मतलब जब स्टेबल हो गए तब ना। क्लियर है यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिविंग ग्रुप है ना, ये तब यहां से बाहर निकलेगा जब ये क्या फील करेगा, अपने आप को स्टेबल फील करेगा। क्या फील करेगा, स्टेबल फील करेगा। अगर मान लेते कि स्टेबल फील नहीं किया तो ये तुरंत फिर वापस क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और फिर वापस ये बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिविंग ग्रुप पे कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। अब निगेटिव चार्ज है, सोच के देखिए कि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है या तो अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, किसी भी एटम पे या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम पे कोई भी चार्ज आता है तो क्या फील करता है, अनस्टेबल फील करता है। वो जल्दी से चाहता है कि अपना हम चार्ज को खत्म कर ले और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाए। क्या बन जाए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाए। कोई दिक्कत यहां तक। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज का डेंसिटी, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी कम हो जाए, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो स्पेसीज है वो अपने आप को क्या फील करेगा, स्टेबल फील करेगा, एज कंपेयर टू दोज एटम्स और ग्रुप जिसके पास में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर है यहां तक। तो कहने का मतलब सिंपल एक चीज हमें दिमाग में यह बैठा लेना है कि अगर किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई भी चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज, अगर उसका डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो हमेशा क्या फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा, क्योंकि वो हमेशा अपना चार्ज डेंसिटी को कम करना चाहता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अगर कोई भी स्पेसीज अपना चार्ज डेंसिटी को कम कर लिया तो वो क्या फील करता है, स्टेबल फील करता है। क्या फील करता है, वो स्टेबल फील करता है। तो हम लोग देखे थे कि स्टेबिलिटी ऑफ द चार्ज कैसे निकालते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ जो निगेटिव चार्ज है -I ग्रुप या -M ग्रुप -H ग्रुप या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से चेक करते हैं हम लोग, साइज ऑफ एटम से चेक करते हैं। क्लियर है।
तो अगर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है या माइनस एच ग्रुप लगा हुआ है या माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करता है, उसके चार्ज डेंसिटी को खींचता है। निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या करता है, उसको खींचता है, कम करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, क्लियर है। या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो उस पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मोर स्टेबल। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। या साइज ऑफ एटम, जितना बड़ा साइज ऑफ एटम होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। हम लोग पढ़े थे ना, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपन साइज। तो साइज जितना बड़ा होगा चार्ज डेंसिटी उतना ही कम होगा। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी एटम के ऊपर जो निगेटिव चार्ज आया है वो कैसे स्टेबल हो सकता है। तो ध्यान रखना है, पहला क्या कि अगर उस एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो होता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब निगेटिव चार्ज को वो आसानी से होल्ड करके रख सकता है और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। या किसी भी एटम का साइज बड़ा है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। फिर हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि माइनस आई या माइनस एम या माइनस एच ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करता है कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है। पुल करके क्या करता है, उस एटम पे जिस पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके निगेटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे कि वो क्या फील करता है, अपने आप को स्टेबल फील करता है। कोई दिक्कत है यहां तक। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या बात करेंगे, इसका स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप बात करेंगे। हम लोग किसका बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा, और जितना यहाँ पे कम निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा इसके वापस जाने का चांस उतना ही कम होगा। क्लियर है। तो हमें क्या करना है ओवरऑल कि लिविंग ग्रुप पे जो निगेटिव चार्ज है उस निगेटिव चार्ज को हमें स्टेबल कर देना है किसी भी तरह करके। स्टेबल हो गया तो ये आसानी से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखिए ध्यान से, लिविंग ग्रुप पे निगेटिव चार्ज है तो क्या ये एज ए बेस भी हो, बेस भी है। सोच कर देखिए आप लोग, बेस पे भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब सोचिए आप ही, बेस है तो बेस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मतलब वो अनस्टेबल, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। बेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, निगेटिव डेंसिटी कम, अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम मतलब वो मोर स्टेबल, अब उसका इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी कम। मैंने क्या बोला कि बेस पे अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, बेस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, वो हाईली अनस्टेबल मतलब उसका इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो क्या फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। और किसी भी एटम के ऊपर निगेटिव डेंसिटी कम, अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है इसका मतलब वो स्टेबल है, इसका मतलब क्या होगा, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है ना, तो वो अनस्टेबल फील करेगा, तो वो जल्दी से बॉन्ड बनाना चाहेगा वो, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो जो चीज होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, एक्स पे निगेटिव चार्ज, एक्स पे क्या लिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या लिए वाई पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या लिए हम लोग वाई पे निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे जो है, ठीक है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए, देखो कहां पे एक्स पे निगेटिव चार्ज, ठीक, और यहां भी एक्स एटम है बट यहां पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या है, सॉरी वाई एटम है, और यहां पे निगेटिव डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यहां पे हम लोग क्या मान रहे हैं कि लेस निगेटिव चार्ज डेंसिटी, और यहां पे क्या मान रहे हैं, मोर निगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर यहां पे लेस निगेटिव चार्ज डेंसिटी है मतलब ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। और यहां पे मोर निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा,
सोचो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि और ये मोर स्टेबल है, इसका मतलब इसका लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा और इसका लिविंग एबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो दिक्कत यहां तक, मैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसका लिविंग एबिलिटी मोर और इसका लिविंग एबिलिटी लेस। ठीक है ना, यहां पे हम लोग क्या माने कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या है, मोर है, सॉरी लेस है निगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोर स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पे लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मोर निगेटिव डेंसिटी है तो यहाँ पे लेस स्टेबल होगा, लिविंग एबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा इसका। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम लोग इसको ना बेस से रिलेट करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे, बेस है ठीक, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, बेस है, निगेटिव डेंसिटी से क्या होगा, बेस होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी, देखिए बेसिक एस्ट्रो में कैसे चेक करते हैं, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है ना, वो क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम होता है वो क्या कहलाता है, वीक बेस। अब देखिए ध्यान से, ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है, लेस निगेटिव डेंसिटी है, तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम है तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, तो वीक बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वीक बेस। ठीक, और ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत यहां तक, ये होगा वीक बेस, वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत यहां तक, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम, तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम तो मतलब बेसिक एस्ट्रोनॉट कैसे चेक करते हैं, जिसके पास में निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जिसके पास में निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वीक बेस, हम लोग बोल सकते हैं कि वीक बेस है तो लिविंग एबिलिटी अच्छा है। हम बोल सकते हैं कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, सोच कर देखिए, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर पुअर लिविंग ग्रुप। सोच कर देखिए, क्लियर यहां तक। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हमें पहले यहां पे ये चीज बोल दें कि लिविंग एबिलिटी of the living group is directly proportional to the stability of the negative charge on the living group। बोल सकते हैं ना, तो किसी का लिविंग एबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उसका निगेटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है ना, निगेटिव चार्ज ठीक है ना, लिविंग ग्रुप पे अगर ज्यादा स्टेबल है तो उसका लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा स्टेबल है ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस होगा। तो दिक्कत यहां तक, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, बेसिक स्ट्रेंथ, क्या बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका लिविंग एबिलिटी कम, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका लिविंग एबिलिटी कम। तो बेसिक स्ट्रेंथ, और हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम का मतलब क्या हुआ, वीक बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत है यहां तक। वीक बेस मतलब स्टेबल बेस, वीक बेस मतलब स्टेबल बेस, मतलब स्टेबल एनायन, मतलब स्टेबल लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको यहाँ बताना है
लिविंग एबिलिटी ऑर्डर, लिविंग एबिलिटी ऑर्डर। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है। सेकेंड CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, ठीक है। तीसरा बताना है यहाँ पे RO माइनस OH माइनस RC डबल बॉन्ड O माइनस RS डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड O पे माइनस एंड CF3C डबल बॉन्ड O पे माइनस। देखो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट लगाना है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। सबसे पहले इसका क्या चेक करना है हमें यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये एक ग्रुप का एलिमेंट है और ये एक ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब हम लोग क्या ग्रुप में क्या चेक करते हैं, साइज चेक करते हैं, और एक पीरियड में क्या चेक करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं। ध्यान रखना इस चीज। देखिए जानते हैं यहाँ पे अगर ये एक ग्रुप का एलिमेंट है, देखिए जानते हैं यहाँ पे जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, साइज बढ़ता है तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगा, और जिस पे चार्ज डेंसिटी कम है मतलब वो क्या होगा, वीक बेस। चार्ज डेंसिटी कम वीक बेस, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर ही नहीं पा रहा है तो वीक बेस कहलाएगा, ठीक है ना। और वीक बेस हुआ तो गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वीक बेस है गुड लिविंग ग्रुप, वीक बेस है। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग किससे चेक किए, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से चेक किए। यहाँ पे हम लोग देखे आंसर, सॉरी यहाँ पे हम लोग किससे चेक किए, साइज ऑफ एटम से चेक किए, साइज ऑफ एटम से चेक किए। क्या ये एक पीरियड का एलिमेंट है, चेक कीजिए यहाँ पे, क्या ये एक पीरियड का एलिमेंट है। तो इसमें क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल लगाएंगे। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम अपना जल्दी से निगेटिव चार्ज देना नहीं चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि उससे वो क्या फील करता है, स्टेबल फील करता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम, सॉरी ज्यादा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है मतलब इस पे निगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल, ठीक है ना। अगर वहां पे निगेटिव चार्ज स्टेबल मतलब क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी कम, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है तो क्या होगा, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा, ये। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा उस पर निगेटिव चार्ज क्या फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। अगर ये अनस्टेबल फील कर रहा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट करेगा, आसानी से डोनेट करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। वीक बेस मतलब गुड लिविंग ग्रुप। मतलब ये क्या हो जाएगा, इस चारों में एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, एफ माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये वीक बेस है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी स्टेबल है। हमें अगर देखना है सिंपल क्या है कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो गया तो वीक बेस हो जाएगा, उसका लिविंग एबिलिटी अच्छा हो जाएगा। यहां पे चेक करते हैं, क्या ये निगेटिव चार्ज
तीन तीन ऑक्सीजन एटम के ऊपर जाएगा, और निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे आसानी से रह सकता है, क्योंकि वहां पे वो क्या फिल करेगा, स्टेबल फिल करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो हाईली डीलोकलाइज्ड है, ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या हुआ, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो मतलब यहाँ पे तो 3 में है, यहाँ पे 2 ही में है, और यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन एटम पे है। तो ये निगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम के ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे 2 पे है और यहाँ पे 1 पे है। अब यहाँ पे आर क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। तो प्लस आई लगाएगा यहाँ पे, आर यहाँ पे क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस आई लगाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया तो वो अनस्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पुअर लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इतना पार्ट तो दोनों में सेम है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा फैक्टर, CH3, यहाँ पे क्या है CF3। तो CF3 यहाँ पे क्या शो करता है, -I, और यहाँ पे ये क्या शो करता है, +I। तो +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये क्या फिल करेगा, अनस्टेबल फिल करेगा। अनस्टेबल फिल करेगा मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं कि +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया मतलब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पुअर लिविंग ग्रुप। और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से खींच लिया, ड्रॉ कर दिया, पुल कर लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे निगेटिव डेंसिटी कम हो गया, निगेटिव डेंसिटी कम हो जाएगा, इसका मतलब वीक बेस। निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा मतलब उसका मतलब वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, SO3 यही ना है, SO3 ऐसा ही स्ट्रक्चर समझिए इसको। यहाँ पे ये तो सब में कॉमन है SO3। अब यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे Br, यहाँ पे क्या है NO2। हम जानते हैं कि CH3 यहाँ से क्या लगाएगा, +H इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है, ये यहाँ से क्या शो करेगा, -I शो करेगा। ये यहाँ से क्या शो करेगा, -M शो करेगा। अब बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी को पुल करेगा, कौन ज्यादा करेगा, तो ये करेगा, यहाँ पे ज्यादा पुल करेगा निगेटिव डेंसिटी को। अगर ये ज्यादा पुल किया निगेटिव चार्ज डेंसिटी को, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेबल बेस होगा, वीक बेस होगा। वीक बेस मतलब गुड लिविंग ग्रुप, उसका दिया जाएगा। फिर ये तो दिक्कत है यहां तक। ठीक है यहां तक। दूसरा पे और भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे क्या है, RO पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे RS पे निगेटिव चार्ज है, OH पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे SH पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है। कुछ न्यूट्रल भी होता है लिविंग ग्रुप, जैसे H2O मान लेते हैं, NH3, और यहाँ पे लेते हैं N2। इसमें बताना है आपको। ठीक है। दे दो यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर, क्या ये एक ग्रुप का एलिमेंट है। हम लोग बताए थे अभी जस्ट, जब भी ग्रुप का बात होगा तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है मतलब ये वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो दिक्कत यहाँ तक। क्या यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइज ऑफ एन एटम लगाएंगे। साइज ऑफ एटम ज्यादा, चार्ज डेंसिटी कम मतलब वो वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साइज बड़ा है ना इसका। तो दिक्कत यहाँ तक। ये कुछ न्यूट्रल, ये सब क्या है, कुछ न्यूट्रल लिविंग ग्रुप भी है। ठीक है ना। तो न्यूट्रल लिविंग ग्रुप भी बाहर निकलता है, इसके बारे में देखना यहाँ पे है। दो उदाहरण यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाए थे। अब सोचो कि हम लोग यहाँ पे ये नहीं पढ़े होते कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो फिर यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। देखो ध्यान से, दो चीज हम चेक करते हैं। निगेटिव चार्ज डेंसिटी हो ना, तो वहाँ पे क्या चेक करना है आपको, निगेटिव चार्ज डेंसिटी हो तो वहाँ पे क्या करना है कि लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ द निगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उसका लिविंग एबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा।
या हम लोग सिंपल भाषा में ये बोल दें कि लिविंग, ताकि वो जो हम जो सेकेंड बोलने जा रहे हैं ना, वो न्यूट्रल में भी लगेगा और निगेटिव चार्ज में भी लगेगा। लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। जिसका बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जिसका बेसिक नेचर, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसका लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस आर पुअर लिविंग ग्रुप, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को हमेशा के लिए, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, 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 ध्यान रखना है चीज का, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, देखो जानते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब देखो जानते हैं यहाँ पे इसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जानते हैं यहाँ पे ये क्या है आपका sp नाइट्रोजन है, क्या है ये sp नाइट्रोजन। ध्यान रखना आप लोग को एक पॉइंट क्या कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp कार्बन ग्रेटर देन sp3 नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना है। एंड सेकेंड कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp नाइट्रोजन ग्रेटर देन sp3 ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला कि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए किससे, sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, ठीक है ना। sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसी तरह sp नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 ऑक्सीजन से क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे sp नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है sp3 है, ये क्या है sp3 है। तो sp नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब इस पे लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है ना। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है मतलब ये क्या होगा, वीक बेस होगा, वीक बेस होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ये वीक बेस है तो क्या हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि N2 की लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा। अब हमें यहाँ पे चेक करना है H2O एंड NH3 में, दोनों के दोनों sp3 ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन है, तो किसकी यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन का निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये हुआ कि ये वीक बेस होगा, क्या होगा, वीक बेस। और ये वीक बेस है तो मतलब क्या हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा H2O, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा NH3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है, ये तो रहने देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।